बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वाधान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 के लिए प्रतिदिन 3.25 घंटे के लिए शैक्षिक प्रसारण किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिदिन कक्षा 1 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित शैक्षिक प्रसारण होगा, जिसमें कक्षा 9 से 10 के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक तथा कक्षा 11 एवं 12 के लिए 1:30 से 2:30 बजे तक प्रसारण होगा तथा कक्षा 1 से 5 के लिए 3 से 3:30 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3:30 से 4:15 बजे तक कार्यक्रम प्रसारित होगा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अंग्रेजी विषय में द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी व कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान विषय में विद्युत क्षेत्र वैद्युतिकी। आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं आपकी किताब हॉर्नबिल का। और वो पहला चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, एक महिला की, एक औरत की क्या पोर्ट्रेट, तस्वीर। हम इसमें क्या जानने वाले हैं? हम इसमें एक बच्चे की दादी माँ के बारे में जानने वाले हैं। उनका व्यक्तित्व कैसा था, वो दिखने में कैसी थी और उनके किस तरह के संबंध थे अपने पोते के साथ में। चलो करते हैं इसके पहले भाग की शुरुआत। My grandmother, like everybody else's grandmother, was an old woman. तो क्या बता रहा है जो लेखक है? लेखक अपनी दादी के बारे में बता रहा है कि मेरी दादी दूसरों की दादी की तरह ही एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी। She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. वो कैसी थी? वो बूढ़ी थी और कैसे झुर्रियों से भरी हुई। रिंकल्ड होने का मतलब क्या हो? जिसमें बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ होती हैं। तो वो बूढ़ी और झुर्रियों से भरी हुई थी करीब 20 सालों से, जब से मैं उनको जानता था। मतलब एक बच्चा क्या बता रहा है, मैं अपनी दादी को 20 साल से देख रहा हूँ और 20 सालों से वो उतनी ही बूढ़ी हैं और उतना ही उनका चेहरा झुर्रीदार है, झुर्रियाँ हैं उसके ऊपर। People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. तो लोग कहते हैं कि वो यानी कि मेरी दादी कभी बहुत यंग होती थी, जवान थी और प्रिटी थी, बहुत सुंदर और प्यारी थी, and even had a husband, और उनके एक पति भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इसके ऊपर यकीन करना, बिलीव करना यानी कि यकीन करना, तो इसके ऊपर यकीन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। तो मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी, हंग थी मतलब टंगी हुई थी मेंटल पीस पर। मेंटल पीस क्या होता है? देखिए, मेंटल पीस होता है अग्नि कोष्ठ के ऊपर की ताक। अब अग्नि कोष्ठ क्या है? कोई कमरा होता है। पुराने ज़माने में क्या करते थे लोग? कमरे के अंदर एक दीवार के पास में थोड़ी जगह रखते थे दीवार के अंदर, ताकि वहाँ पे लकड़ी जलाई जा सके। और उस दीवार के ऊपर जहाँ पे वो लकड़ी जलाने की जगह होती थी, उसके ऊपर एक वो ताक लगा देते थे। उसी ताक को बोला जाता है मेंटल पीस। तो वो बच्चा बता रहा है कि मेरी दादाजी की पोर्ट्रेट टंगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में। ये तो हमें समझ में आ गया। ही वोर अ बिग टर्बन। अब वो दादाजी के बारे में बता रहा है कि वो दादाजी की तस्वीर कैसी थी। उन्होंने एक बड़ा सा क्या टर्बन पहना हुआ था, मतलब पगड़ी पहनी हुई है। एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। लूज फिटिंग यानी कि ढीले कपड़े पहने हुए हैं, है ना? लूज फिटिंग क्लोथ्स यानी कि ढीले कपड़े। His long white beard covered the best part of his chest and he looked at least 100 years old. मेरे दादाजी की लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी जो कि उनकी छाती तक आ रही थी और वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कि वो करीब 100 साल के हों। He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो इस तरह के व्यक्ति नहीं लग रहे थे जिनकी कोई पत्नी हो सकती है और बच्चे हो सकते हैं।
He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो ऐसे दिखते थे कि मानो उनके बस केवल ढेर सारे पोते पोतियां हों, ग्रैंडचिल्ड्रन हो, पोते पोतियां हो। वो ऐसे नहीं लग रहे थे कि भाई उनकी पत्नी भी हो सकती है, उनके बच्चे भी हो सकते हैं। वो तो ऐसे लग रहे थे जैसे उनके बस पोते ही पोते होंगे या पोतियां ही पोतियां होंगी। As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. और जहाँ तक की बात है, as for my grandmother मतलब जहाँ तक की मेरी दादी की बात है कि वो यंग थी, वो जवान थी और प्रिटी थी, ये विचार ही, थॉट मतलब ये विचार ही कैसा था? रिवोल्टिंग था, घिनौना था या फिर अरुचिकर था। She often told us of the games she used to play as a child. वो कई बार हमें बताती थी उन खेलों के बारे में जो कि वो अपने बचपन में खेलती थी, जब वो छोटी बच्ची थी तब वो खेला करती थी। That seemed quite absurd and undignified on her part. और ये चीज बहुत ही ज्यादा एब्सर्ड मतलब बेतुकी लग रही थी और अभद्र लग रही थी उनके पार्ट पे, मतलब जिस तरह की वो बातें बता रही थी वो अच्छी नहीं लग रही थी, इस बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, उसको बहुत बेतुकी और अभद्र लग रही थी। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस। और हम उनकी इन बातों को इस तरीके से ट्रीट करते थे, उनकी बातों को सुन के इस तरह से बर्ताव करते थे जैसे कि वो क्या है, कोई काल्पनिक कहानी है। फैबल है मतलब कोई काल्पनिक कहानी है जो वो हमें सुनाया करती थी प्रॉफिट्स के बारे में। तो क्या हो रहा है बच्चों, ये बच्चा मानने को ही तैयार नहीं है कि इसकी दादी कभी जवान भी थी, कभी सुंदर भी थी। क्यों? क्योंकि जब से ये बच्चा दादी को देखता आ रहा है, दादी तो बूढ़ी हैं और ढेर सारी झुर्रियां हैं उनके चेहरे पर। She had always been short and fat and slightly bent. वो हमेशा से छोटे कद की थोड़ी सी फैट यानी कि मोटी महिला रही हैं। Slightly bent, slightly मतलब हल्की सी bent हुई यानी कि झुकी हुई। Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. उनका जो फेस था वो क्या था? क्रिस क्रॉस था, झुर्रियों का, जो कि क्या थे? रनिंग कर रहे थे, मतलब उनके चेहरे के हर भाग से हर भाग पे थे। अब ये क्रिस क्रॉस क्या है? क्रिस क्रॉस क्या होता है? झुर्रियां देखी है कभी किसी बूढ़ी महिला के चेहरे पे? कैसी होती हैं? इस तरीके से ढेर सारी झुर्रियां नहीं होती चेहरे पे, वही क्रिस क्रॉस किसे बोलते हैं? इसी को बोला जाता है क्रिस क्रॉस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो मेरी दादी के चेहरे पर झुर्रियों का इस तरह से क्रिस क्रॉस बना हुआ था, और कहाँ से? एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब मैं अगर सर के ऊपर से लेके उनकी ठोडी तक देखूंगा तब भी वहां पे झुर्रियां हैं, और यहाँ से यहाँ देखूंगा तब भी वहां पे झुर्रियां ही दिखेंगी। No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हम इस बात के लिए सर्टेन थे, हम श्योर थे कि वो ऐसी ही दिखती थी पहले भी जैसा कि हम उनको देखते आ रहे हैं। Old, so terribly old that she could not have grown older. बूढ़ी, इतनी ज्यादा बूढ़ी, टेरिबली मतलब बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा या बहुत ज्यादा बूढ़ी कि वो और ज्यादा बूढ़ी तो हो ही नहीं सकती। And had stayed at the same age for 20 years. और वो अपनी इसी उम्र में रही हैं पिछले 20 सालों से। वो उससे ज्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती जितनी वो आज बूढ़ी हैं। She could never have been pretty. वो कभी सुंदर भी क्या नहीं हो सकती। प्रिटी का मतलब क्या होता है वैसे तो? प्यारा, है ना, कि वो कभी प्यारी या फिर सुंदर नहीं हो सकती। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो हमेशा से खूबसूरत थी। ब्यूटीफुल थी मतलब खूबसूरत थी। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. तो क्या बोल रहे हैं कि वो हॉबल करती थी पूरे घर में, मतलब पूरे घर में वो चलती थी स्पॉटलेस वाइट, मतलब किसी ऐसे कपड़ों में, सफेद रंग के कपड़ों पे जो स्पॉटलेस थे, जिन पे कोई दाग धब्बे नहीं थे। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका एक हाथ उनकी वेस्ट पे होता था, मतलब कमर पे होता था, ताकि वो अपने स्टूप को यानी कि वो जो कदम भरती थी उसको क्या कर पाए? बैलेंस कर पाए। एंड अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरे हाथ से वो क्या करती थी? जो माला होती है रोजरी,
रोजरी यानी कि जो पवित्र माला हम फेरते हैं, कई लोग रुद्राक्ष की माला फेरते हैं, कई लोग तुलसी की माला फेरते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? रोजरी बोला जाता है। और उसके बीड्स यानी कि उसके मनकों को टेलिंग करते हुए, टेलिंग यहाँ पे मतलब बताना नहीं है, यहाँ पे टेलिंग द बीड्स ऑफ रोजरी का मतलब क्या है कि वो अपने जो मनके थे माला के उनको फेरती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face. उनके क्या थे? सिल्वर लॉक्स थे। सिल्वर लॉक्स का मतलब क्या होता है? आपको ये लगेगा कि लॉक्स क्या होते हैं? भाई ताले, पर ताला नहीं होता। लॉक्स दरअसल कई बार हम इस्तेमाल करते हैं बालों के लिए भी। और सिल्वर का मतलब क्या है? चांदी है। तो यहाँ पे ये लेखक बताना चाह रहा है कि जो दादी थी उनके सिल्वर लॉक्स थे, यानी कि उनके बिल्कुल सफेद बाल थे। That was scattered untidily, जो बिखरे हुए थे। कैसे? अव्यवस्थित ढंग से। untidily का मतलब होता है अव्यवस्थित ढंग से। Over her pale puckered face, उनके पीले से मतलब एकदम मुरझाया हुआ जो चेहरा होता है ना, जिसमें पीलापन ज्यादा होता है, उस तरह के चेहरे पे पकड़ फेस। पकड़ का मतलब क्या होता है? सिकुड़ा हुआ चेहरा। झुर्रियां आ गई हैं तो सिकुड़ेगा तो है ही ना। तो बिल्कुल ऐसा ही उनका चेहरा था, बिल्कुल पीला सा, और जिसके ऊपर क्या हो गया था? वो सिकुड़ गया था झुर्रियों के कारण। एंड her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके जो लिप्स थे, उनके जो होठ थे, वो कॉन्स्टेंटली मतलब निरंतर मूव करते थे, निरंतर हिलते रहते थे। क्यों? क्योंकि वो एक ना सुनाई देने वाली प्रार्थना बोलती रहती थी। Yes, she was beautiful. हाँ, वो खूबसूरत थी। She was like the winter landscape in the mountains. वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि पहाड़ों पर सर्दियों के अंदर एक परिदृश्य होता है। लैंडस्केप होता है मतलब परिदृश्य होता है। An expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. और वो बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे कि एकदम सफेद रंग की क्या शुद्धता हो, जो कि शांति और तृप्ति की सांस ले रही हैं। My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went to live in the city, and we were constantly together. मेरी दादी और मैं क्या थे? अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता मुझे उनके पास छोड़ के गए थे। My parents left me with her मतलब मेरे माता पिता मुझे उनके पास में छोड़ के गए थे जब वो सिटी के अंदर रहने चले गए थे। मेरे माता पिता सिटी में रहने चले गए, तब उन्होंने क्या किया? मेरे को मेरी दादी के पास छोड़ दिया। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से क्या था? हम लगातार निरंतर साथ रहे। कॉन्स्टेंटली का मतलब क्या होता है? निरंतर, लगातार। She used to wake me up in the morning and get me ready for school. वो मुझे सुबह उठाती थी, वेक करती थी मतलब उठाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए क्या करती थी? रेडी कर देती थी, तैयार करती थी। She said her morning prayer in a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. तो मेरी दादी क्या करती थी? अब हमने ये तो जाना है कि दादी लगातार एक प्रार्थना बोलती रहती थी, लेकिन हम यहाँ पे एक बात जानने वाले हैं दादी के बारे में। वो सुबह की अपनी जो प्रार्थना थी वो एक मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही लय में, तो वो एक ही लय में अपनी सुबह की प्रार्थना गाती रहती थी जब वो मुझे नहलाती थी, बेद करती थी मतलब नहलाती थी, और ड्रेस करती थी जब वो कपड़े पहना रही होती थी। इन द होप, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन, कि मैं सुनूंगा और इसको क्या कर लूंगा? गेट टू नो इट बाय हार्ट। नो इट बाय हार्ट का मतलब होता है याद कर लेना। उनको ये उम्मीद थी कि ये प्रार्थना को मैं सुनूंगा और क्या कर लूंगा? याद कर लूंगा। I listened because I loved her voice, but never bothered to learn it. मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़, उनकी वॉइस, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी बॉदर नहीं किया, मतलब मैंने कभी जहमत नहीं की उसे याद करने की। Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all together in a bundle and hand it to me. जब वो मुझे नहलाती थी, तैयार कर देती थी, तब वो क्या करती थी? वो फेच करती थी मतलब लेकर आती थी मेरी लकड़ी की स्लेट, जिसको उन्होंने क्या किया था?
ऑलरेडी धो दिया था और प्लास्टर कर दिया था येलो चौक से, मतलब उसके ऊपर येलो चौक पूरी घिस दी थी। अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, एक अर्दन मतलब मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट था और एक लाल पेन, वो ये सब लेके आती थी। टाई देम ऑल टुगेदर, उसको बांधती थी एक बंडल में, एक गठरी में, एंड हैंडेड टू मी, और मुझे पकड़ा देती थी। After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. फिर हम नाश्ता करते थे, भाई दादी ने मुझे नहला दिया, मुझे स्कूल का सामान पकड़ा दिया, उसके बाद हम नाश्ता करते थे। नाश्ते में क्या करते थे? एक मोटी बासी चपाती, बासी चपाती का मतलब खराब नहीं, बासी का मतलब है एक रात पहले की चपाती, है ना। तो पुरानी चपाती या बासी चपाती करते थे हम नाश्ते में, और उस चपाती के ऊपर क्या होता था? थोड़ा सा बटर होता था और शुगर होता था, चीनी होती थी, जो कि उस चपाती पे अच्छे से स्प्रेड हुई होती थी, अच्छे से फैली हुई होती थी। वी वेंट टू स्कूल, जब हम ये नाश्ता कर लेते थे तब हम स्कूल चले जाते थे। She carried several stale chapatis with her for the village dogs. वो लेके जाती थी अपने साथ कुछ, है ना, काफी सारी क्या स्टेल चपाती, बासी चपाती, वो पुरानी चपाती, किसके लिए? उन गांव वाले कुत्तों के लिए। तो दादी क्या करती थी भाई, खुद तो वो लोग नाश्ता करते ही थे बासी चपाती का, पर वो क्या करते थे, साथ में वो गांव के कुत्तों के लिए भी लेके जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी because, क्योंकि जो स्कूल था वो क्या था? जुड़ा हुआ था किससे? टेम्पल से, मंदिर से। The priest taught us the alphabet and the morning prayer. तो जो प्रीस्ट थे, यानी कि कौन थे? पंडित थे, वो हमें सिखाते थे अल्फाबेट्स के बारे में, और वो सुबह की प्रार्थना भी हमसे बुलवाते थे, उसके बारे में भी सिखाते थे। While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures. तो जब बच्चे बैठकर क्या करते थे? रो में बैठते थे किसी भी साइड में वरंडे की, तब वो क्या कर रहे होते थे बच्चे? वो अल्फाबेट्स गा रहे होते थे या फिर प्रेयर गा रहे होते थे कोरस में, यानी कि सामूहिक स्वर में। तब क्या करती थी मेरी दादी? तब मेरी दादी अंदर बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ रही होती थी। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या है? धार्मिक ग्रंथ। When we had both finished, जब हम दोनों की पढ़ाई हो जाती थी, जब वो अपने धर्म ग्रंथ पढ़ लेती थी और मेरी स्कूल की पढ़ाई हो जाती थी, we would walk back together, हम वापस से अपने घर की तरफ साथ ही निकलते थे। This time the village dogs would meet us at the temple door. पर इस बार जो गांव के जो कुत्ते थे वो हमें टेम्पल के, मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. और तब वो क्या करते थे? हमारे पीछे पीछे चलते थे। फॉलो करना मतलब पीछे पीछे चलना। तो वो कुत्ते जो हमारे पीछे पीछे चलते थे वो क्या कर रहे होते थे? ग्रॉल कर रहे होते थे और फाइटिंग कर रहे होते थे, मतलब गुर्रा रहे होते थे और लड़ रहे होते थे ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ। फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन रोटियों के लिए, उन चपातियों के लिए जो कि हमने उनके लिए थ्रू की थी, उनके लिए फेंकी थी। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे माता पिता comfortably मतलब आराम से सेटल हो गए, बस गए शहर में, तब उन्होंने हमें वहाँ बुलवा लिया। They sent for us का मतलब क्या है? हमें वहाँ बुलवा लिया। That was turning point in our friendship. और यही हमारी दोस्ती का क्या था? टर्निंग पॉइंट था। फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती, और टर्निंग पॉइंट मतलब हमारी दोस्ती में एक नया मोड़ लाने वाला था। Although we shared the same room, भले ही, although का मतलब भले ही हम एक ही रूम में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me. मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती। I used to go to an English school in a motor bus. मैं कहाँ जाता था? मैं एक इंग्लिश स्कूल में जाता था मोटर बस के अंदर।
There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of her city house. तो सड़कों पर वहां पर कोई कुत्ते नहीं थे शहरों में, इसी कारण से मेरी दादी खिलाती थी स्पैरोज को। स्पैरोज छोटी छोटी चिड़िया होती है, तो मेरी दादी चिड़िया को क्या करती थी, खिलाती थी इन द कोर्टयार्ड, आंगन में, हमारे शहर वाले घर में। सिटी हाउस में मतलब शहर वाले घर में। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए, rolled by का मतलब क्या है, साल बीतते गए, we saw less of each other. हम एक दूसरे को कम देख पाते थे, कम मिल पाते थे। For some time, she continued to wake me and get me ready for school. कुछ समय तक तो उन्होंने क्या किया, मुझे उठाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता तो वो मुझसे आस्क करती, वो मुझसे पूछती कि टीचर ने क्या टॉट किया है, क्या सिखाया है। I would tell her English words. मैं उनको क्या करता था, कुछ इंग्लिश वर्ड्स बताता था। And little things of Western science and learning. और छोटी छोटी बातें बताता था वेस्टर्न साइंस की, विज्ञान की और सीखने की, लर्निंग की। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी का लॉ बताता था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता था। द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और ये बताता था कि ये दुनिया क्या है, गोल है। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इससे वो क्या हो जाती थी, वो नाखुश हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, वो मेरी मदद नहीं कर सकती थी। कुड नॉट हेल्प मी मतलब मेरी मदद नहीं कर सकती थी मेरे पाठ्य में। She did not believe in the things they taught at the English school. और वो यकीन नहीं करती थी उन चीज़ों पे जो कि इंग्लिश स्कूल में सिखाई जाती थी। And was distressed that there were no teaching about God. और वो क्या थी, इस बात से काफ़ी डिस्ट्रेस थी, मतलब काफ़ी परेशान थी कि स्कूल में गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। एंड द स्क्रिप्चर्स, और धर्म ग्रंथों के बारे में भी नहीं सिखाया जाता। स्क्रिप्चर्स का मतलब तो आप लोग को याद ही होगा, क्या है उसका मतलब, उसका मतलब है धर्म ग्रंथ। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन्स, एक दिन मैंने घोषणा की कि हमें म्यूजिक लेसन्स दिए जा रहे हैं। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, व्याकुल हो गई। डिस्टर्ब हो गई मतलब व्याकुल हो गई, अशांत हो गई। To her music had lewd association. क्यों? क्योंकि उनके अनुसार संगीत के कुछ अशिष्ट अभद्र एसोसिएशंस हैं, कुछ अशिष्ट अभद्र संबंध हैं। It was the monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. वो उस पे क्या था, इट वॉज मतलब संगीत के ऊपर मोनोपोली थी, एकाधिकार था हार्लेट्स का, कुछ गायिकाओं का। हार्लेट्स कौन होती है, गायिकाएं होती हैं, गायिकाओं का, और बेगर्स का, भिखारियों का। एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, और ये एक सभ्य समाज के लोगों के लिए नहीं था। तो दादी क्या समझती थी कि भाई संगीत के ऊपर तो अधिकार किसका है, केवल कुछ गायिकाएं होती हैं उनका, या फिर भिखारियों का। सभ्य समाज के लोगों को ये शोभा नहीं देता कि वो संगीत सीखें। She said nothing, but her silence meant disapproval. उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनका जो साइलेंस था, उनकी जो चुप्पी थी, वो क्या थी, उसका मतलब था कि वो क्या है, वो डिसअप्रूवल में है, मतलब उनकी सहमति नहीं है, उनकी असहमति है कि वो बच्चा, उनका पोता संगीत सीखे। She rarely talked to me after that. और वो क्या करती थी, उस बात के बाद से rarely मतलब मुश्किल से मुझसे बात करती थी। When I went up to university, I was given a room of my own. जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तब मेरे को अपना एक अलग कमरा दे दिया गया। The common link of the friendship was snapped. जो कॉमन लिंक था, जो एक कड़ी थी हम दोनों की दोस्ती की, वो भी क्या हो गई, स्नैप हो गई, वो भी टूट गई। वो कड़ी क्या थी बच्चों, वो कड़ी थी वो कमरा जहाँ पे वो दादी पोती रहा करते थे। My grandmother accepted her seclusion with resignation. तो मेरी दादी ने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। क्या एक्सेप्ट करने का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना।
और उन्होंने क्या स्वीकार कर लिया? अपना सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अकेलापन। उन्होंने अपना अकेलापन विद रेजिग्नेशन, यानी कि एकदम गिव अप कर दिया, उन्होंने हार मान ली और क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया कि भाई अब उनको इसी तरह से अकेले रहना है। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो rarely का मतलब तो याद होगा आप लोगों को, rarely का मतलब होता है मुश्किल से। तो वो मुश्किल से अपना spinning wheel का मतलब क्या होता है? चरखा। वो मुश्किल से अपना spinning wheel यानी कि चरखा छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. तो सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो क्या करती थी? अपने चरखे के पास में बैठती रहती थी और उसको घुमाती रहती थी और रिसाइट करती रहती थी। रिसाइट करने का मतलब क्या होता है? पढ़ना। वो अपनी प्रार्थना को बस पढ़ती रहती थी, बोलती रहती थी। Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows. केवल दोपहर में, आफ्टरनून में मतलब दोपहर में, वो केवल दोपहर में रिलैक्स करती थी, आराम करती थी। क्यों? क्योंकि वो स्पैरोज को, उन चिड़िया को क्या करती थी? फीड करती थी, खाना खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. तो क्या बता रहे हैं कि जब मेरी दादी वरंडे में बैठ के ब्रेड के टुकड़ों को और छोटे छोटे भागों में तोड़ रही होती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल मतलब करीब 100 के आसपास की इतनी सारी चिड़ियाएं आती थी कि वो सब क्या करती थी? कलेक्ट हो जाती थी, इकट्ठी हो जाती थी राउंड हर, उनके आसपास। क्रिएटिंग, रचना करते हुए, वर्टिबल बेडलैम ऑफ चर्पिंग्स, एक तरह की क्या? बेडलैम, एक बहुत ज़्यादा वो शोर, एक आवाज़ सुनाई देने वाला शोर जो कि क्या होता है? चर्पिंग होती है, चहचहाहट होती है, उसका क्या हो जाता था? बस आसपास वही गूंजता रहता था जैसे कि वो पूरा फैल गया हो। Some came and perched on her legs. कुछ चिड़ियाएं आती थी और पर्च कर जाती थी, मतलब बैठ जाती थी उनके पैरों पर। Others on her shoulders, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her head, कुछ तो उनके सर पर भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. वो केवल मुस्कुराती थी, स्माइल करती थी, वो मुस्कुराती थी लेकिन कभी उनको शू अवे नहीं करती थी। अब आप सोचोगे शूड देम अवे क्या होता है? वो जानने से पहले शूड का मतलब जान ले। कई बार कोई चिड़िया आ जाए या कोई पशु आ जाए, हम कैसे बोलते हैं? शू शू करके बोलते हैं ना, उसको भगाने के लिए एक तरह की आवाज करते हैं। और वो आवाज कैसी होती है? शू वाली आवाज हम बोलते हैं ना, शू करना, इसका मतलब किसी को भगाना होता है। तो वो ये बोल रहा है कि शू करके, इस तरह की आवाज निकाल के, शू वाली आवाज निकाल के मेरी दादी उनको नहीं भगाती थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. ये उनके पूरे दिन का सबसे ज़्यादा खुशी वाला आधा घंटा होता था। सबसे ज़्यादा वो खुश इसी आधे घंटे में होती थी। When I decided to go abroad for further studies, जब मैंने फैसला किया, डिसाइड किया मतलब फैसला किया अब्रॉड जाने का। अब्रॉड मतलब इस देश के बाहर के दूसरे देश में। दूसरे देश में जाके क्या किया मैंने? फैसला कि मैं आगे की पढ़ाई करूँगा। I was sure my grandmother would be upset. मैं इस बात के लिए क्या था? निश्चिंत था। क्या बात थी भाई? मैं श्योर था कि मेरी दादी माँ क्या बोलेंगी? वो तो अपसेट हो जाएंगी, वो दुखी हो जाएंगी। I would be away for 5 years. क्यों? क्योंकि मैं 5 साल तक क्या रहने वाला था? दूर रहने वाला था। And at her age one could never tell. और उनकी उम्र में कुछ हमें पता नहीं है, कोई कुछ नहीं बता सकता। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि मैं तो 5 साल के लिए चला जाऊंगा, पर मेरी दादी इस उम्र में है कि उनका कभी भी क्या हो सकता है? देहांत हो सकता है, कभी भी मृत्यु हो सकती है और कोई इस बारे में कुछ बता भी नहीं सकता। तो पता नहीं है मैं जाऊंगा तब मेरी दादी का क्या होगा, क्या वो जीवित रहेंगी या नहीं रहेंगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, तो क्या है? मेरी दादी माँ बता सकती थी। क्या बता सकती थी? कि भाई उनका देहांत कब होने वाला है। ये कैसे होगा, ये कैसे बता रहा है ये लेखक, ये हम जानेंगे बाद में। आगे और दादी के बारे में जान ले कि जब ये लेखक अब्रॉड गया, दूसरे देश में गया, तब क्या हुआ। She was not even sentimental. मेरी दादी बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, बिल्कुल भी भावुक नहीं हुई। She came to leave me at the railway station. वो मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ने आई, but did not talk or show any emotion. पर
उन्होंने ना बात की ना दिखाई कोई भी क्या इमोशन यानी कि भावना। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर्स, पर उनके जो होठ थे वो हिल रहे थे प्रार्थना में। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो भी प्रार्थना में ही खोया हुआ था। Her fingers were busy telling the beads of her rosary. उनकी उंगलियां बिजी थी किसमें? Telling the beads of her rosary. ये बात तो आपको याद है, telling the beads of the rosary का मतलब वो अपनी माला के मनकों को क्या कर रही थी? फेर रही थी, और उसी में फेरने में ही क्या थी? उनकी उंगलियां व्यस्त थी। Silently she kissed my forehead. चुपचाप, साइलेंटली यानी चुपचाप उन्होंने क्या किया? किस किया मेरे फोरहेड पे। फोरहेड होता है हमारा ये माथा। उन्होंने चुपचाप मेरे माथे पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट। चेरिश करना मतलब संजो के रखना, और जब मैं चला गया तो मैंने संजो के रखा। वो कैसा? मॉइस्ट इम्प्रिंट, वो इम्प्रिंट जो उन्होंने छोड़ा था। as perhaps the last sign of physical contact between us. इस तरीके से मैंने संजो के रखा कि शायद, perhaps का मतलब होता है शायद, कि शायद ये क्या था? हमारा आखिरी फिजिकल कांटेक्ट था। बट दैट वॉज नॉट सो, पर ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. 5 साल बाद मैं वापस आया और मैं उनसे स्टेशन पे मिला। She did not look a day older, और वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लग रही थी। She still had no time for words. उनके पास अभी भी शब्दों के लिए कोई समय नहीं था, मतलब वो बात करने के लिए उनके पास अभी भी समय नहीं था। And while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers. और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया, गले लगाया, बाहों में पकड़ लिया, मैं सुन सकता था उनको अपनी प्रार्थना रिसाइट करते हुए मतलब पढ़ते हुए। Even on the first day of my arrival, यहाँ तक कि जो मैं पहला दिन आया था, मेरे आगमन का जो पहला दिन था, her happiest moments were with her sparrows. उनका वो दिन भी कैसा था? उनका फिर भी जो सबसे खुशनुमा वक्त था उस दिन का, जब मैं आगमन हुआ था मेरा वापस, वो भी कौन सा था? वो उनकी स्पैरोज के साथ ही था, जब वो उनको और भी ज़्यादा समय तक खुशी से खाना खिला रही थी। वो दादी ने क्या किया भाई? अपनी कोई भावना नहीं दिखाई। भाई ये लड़का आगमन वापस आ गया है अब्रॉड से, लेकिन फिर भी वो क्या है? उनके लिए, दादी के लिए सबसे खुशी वाले पल कौन से थे? जब वो अपनी स्पैरोज के साथ होती थी। और बातें जाननी बाकी हैं। क्या ये दादी को पता है कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है? और क्या सच में दादी की मृत्यु हो जाएगी? जानेंगे कैसे? जानेंगे अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान विषय में विद्युत क्षेत्र वैद्युतिकी। बच्चों हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स आरबीएससी हिंदी मीडियम। ठीक है, इसमें टोटल आपके 12th में जो बुक है फिजिक्स की, उसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं। ठीक है, हम एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल वाइज स्टडी करेंगे, तो आप लोग मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए शुरू करें। आज का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र। ओके गाइस, अब देखिए जो विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है वैद्युतिकी। इसमें हम टोटल 11 टॉपिक्स हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, हर टॉपिक एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा, तो आप लोग शुरू से ही अच्छे से पढ़िएगा, हर टॉपिक को वहीं क्लियर करके चलिएगा। तो चलिए, आज का पहला टॉपिक है वैद्युतिकी, और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो वैद्युतिकी क्या होती है, यह कितने प्रकार की होती है, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। चलिए शुरू करें। ओके, अब देखिए वैद्युतिकी क्या होती है। यह क्या होती है? भौतिक जो विज्ञान है, हम क्या पढ़ रहे हैं? भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से तो पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स की एक शाखा होती है जिसमें हम गतिशील या फिर स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो वैद्युतिकी है वो मेनली आवेशों के अध्ययन के लिए होती है। जब आवेश स्थिर हो, स्थिर का मतलब एक जगह हो, और जब आवेश गति करने लग जाए, तो इन दोनों को ही हम किस में अध्ययन करते हैं? वैद्युतिकी में। ठीक है, तो इसी के आधार पर यह 2 प्रकार की होती है, स्थिर वैद्युतिकी और गतिशील वैद्युतिकी। अब देखिए, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्थिर मतलब ऐसी वैद्युतिकी जिसमें हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। और गतिशील ऐसी वैद्युतिकी जिसमें हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं, यानी कि अब आवेश आपका एक जगह नहीं है, वो गति कर रहा है। तो गति करता है तो कोई अलग फील्ड उत्पन्न करता है। अभी हम पढ़ेंगे आगे कि स्थिर आवेश होता है तो कौन सा फील्ड उत्पन्न होता है, गतिशील आवेश होता है तो
कौन सा फील्ड उत्पन्न होता है, और दोनों ही हमारे सिलेबस में है और दोनों को ही हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। चलिए, तो गतिशील वैद्युतिकी क्या हुई? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम गतिशील आवेशों का अध्ययन करते हैं, गतिशील वैद्युतिकी कहलाती है। तो समझ में आया, स्थिर और गतिशील। चलिए, अब हम आवेश की बात कर रहे हैं। भाई आवेश क्या होता है, अब ये तो जाने कि आवेश क्या होता है, ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसका क्या मात्रक होता है। चलिए शुरू करते हैं आवेश से। विद्युत आवेश, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए, थोड़ा सा आप लोग इंग्लिश जो वर्ड्स है उनको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जब हायर स्टडीज में जाएंगे तो आगे क्या होता है, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है मेनली इंग्लिश में ही होती है। तो अगर आपको वहां से कोई टॉपिक पढ़ना होगा और आपको अगर यहीं से ही आपको इंग्लिश वर्ड्स आने लगेंगे तो वहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। वरना क्या करोगे, डिक्शनरी लेके बैठोगे उस टाइम और फिर वर्ड ढूंढते रहोगे कि भाई इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आप लोग यहीं से ही अपना बेसिक मजबूत करिए, इंग्लिश भी वर्ड्स याद रखिए और हिंदी भी याद रखिए, ठीक है। तो विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखिए, ये जो आपका आवेश होता है यह किसी भी पदार्थ का मूल गुण होता है, ठीक है। इसके बिना किसी भी पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। यानी कि बिना आवेश के किसी भी पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। सब पदार्थों का मूल यह गुण है और सब में आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब दूसरी अगर डेफिनेशन ये भी दे सकते हो आप कि किसी द्रव्य पर, कोई भी द्रव्य है, ठीक है, उस पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ और चुंबकीय कैसे हुआ, ठीक है। तो किसी द्रव्य पर जो आवेश होता है वो एक ऐसा गुण है जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। यानी कि आवेश के कारण ही ये दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, अगर आपका आवेश स्थिर है, अगर आपका आवेश स्थिर है तो वह विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। और चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में है, अभी फर्स्ट चैप्टर हम इस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। थर्ड या फोर्थ चैप्टर से आपका चुंबकीय क्षेत्र स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आवेश स्थिर है तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र। और अगर आपका आवेश गतिशील है, अगर आपका आवेश गतिशील है तो विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। और अगर आपका आवेश गतिशील तो है समान वेग से, तब तो वो विद्युत और चुंबकीय है दोनों उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वो उसमें त्वरण भी है, अगर उसमें त्वरण भी है यानी कि आवेश त्वरित है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करेगा, ठीक है गाइस। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आवेश क्या हो गया? एक ऐसा गुण जिसके कारण यह विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर इनका अनुभव करता है, या फिर पदार्थ का मूल गुण होता है जिसके बिना पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब देखिए, आप जो ये आवेश है ये कैसे उत्पन्न करेंगे, तो एक छोटा सा आप लोग प्रैक्टिकल है, आपके पास में अगर घर में ये चीज अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं। क्या? एक कांच की छड़ लीजिए। क्या लीजिए? एक कांच की छड़ लीजिए और एक रेशम का कपड़ा, जानते हैं ना आप, ठीक है। तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा लीजिए। जैसे ही आप रेशम के कपड़े से, रेशम का जो कपड़ा है उससे कांच की छड़ को रगड़ना स्टार्ट करेंगे, रगड़ोगे, थोड़ी देर रगड़ना, उसके बाद आप देखोगे कि जो आपकी कांच की छड़ है वो क्या हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, ठीक है। और आपका जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो जाएगा? ऋणावेशित हो जाएगा। ये धनावेशित है, आप लोग थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिएगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो कांच की छड़ क्या हो जाएगी? धनावेशित। अब देखिए धनावेशित कैसे हुई, कुछ नहीं हुआ, सिंपली जब आपने मान लीजिए कांच की छड़ है, जैसे मैं इसको रेशम के कपड़े से रगड़ूंगी तो कांच की छड़ के ऊपर, मैंने बताया ना कि हर जो पदार्थ होता है उसके अंदर क्या होता है? आवेश तो होते ही होते हैं, ठीक है। अगर सारे आवेश एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, उदासीन है, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर मुक्त आवेश हो तो करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। तो कांच की छड़ में क्या होंगे? आवेश होंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल के किसके ऊपर चले जाएंगे? रेशम के कपड़े के ऊपर, जिसकी वजह से कांच की छड़ के अंदर कुछ रिक्त स्थान रहेगा, नहीं रहेगा? भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए रेशम के कपड़े के ऊपर, तो यहाँ पे एक रिक्त स्थान रहेगा जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं होल, और इसी होल को हम बोलते हैं पॉजिटिव या धनावेश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होंगे? बहुत से धनावेश या होल इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो कांच की छड़ तो क्या हो गई? आपकी धनावेशित हो गई, और रेशम का जो कपड़ा था वो क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया, ओके। अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आवेश आपको समझ में आया कि आवेश
क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि आवेश के प्रकार, यानी कि जो आवेश हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है, या चार्ज। अब देखिए आवेश मेनली दो प्रकार के होते हैं, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने छोटी क्लासेस में, थोड़ा बहुत तो हम पढ़ के आते ही है, थोड़ा बहुत फिजिक्स, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, ये तो सब हम 9th 10th में 8th में पढ़ के आते ही हैं। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। दो आवेश पढ़े ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़े हैं ना आप लोगों ने, ठीक है। तो दो प्रकार के आवेश होते हैं। अब देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है और ऋणात्मक आवेश क्या होता है, अभी मैंने समझाया। क्या होता है धनात्मक आवेश, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाना। अभी बताया था ना, कांच की छड़ का एग्जांपल लिया था हमने, ये कांच की छड़ थी, इसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए रेशम के कपड़े के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए, तो बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई नहीं हुई, हुई ना। तो यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब ये क्या हो गया, धनावेशित हो गई, तब यही तो कहा हमने, ठीक है। तो ये क्या है, धनात्मक आवेश, यानी कि किसी पदार्थ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए तो वह पदार्थ धनावेशित हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा प्रोटॉन होता है ना, भाई इलेक्ट्रॉन का अपोजिट तो होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज। तो प्रोटॉन के रूप में अगर डेफिनेशन दे तो बताइए क्या होगी, यही तो होगी कि प्रोटॉन की अधिकता। भाई अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, धनात्मक चार्जेस बढ़ रहे हैं ना, तो दोनों ही किसकी डेफिनेशन है, धनावेश की। तो आप दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होना भी धनावेश है और प्रोटॉन की अधिकता या प्रोटॉन का बढ़ना भी क्या है, धनावेश है। और इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बहुत बार आपको आगे मिलेगा, मैंने ऐसे लिख रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनावेश। ओके चलिए अब ऋणात्मक समझते हैं। बस जस्ट जो धनात्मक आवेश है ना उसकी उल्टी डेफिनेशन बना दीजिए। वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, ऋणात्मक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। भाई होगी नहीं होगी, ये रेशम के कपड़े के ऊपर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, आप इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, तभी तो ये ऋणावेशित हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होना, और अगर प्रोटॉन के रूप में डेफिनेशन दे तो बताइए प्रोटॉन की कमी हो जाना, ठीक है। इसका उल्टा ही तो हुआ, इसमें अधिकता हो रही थी, इसमें कमी हो गई, इसमें कमी हो रही थी, इसमें अधिकता हो गई। तो आपको दोनों डेफिनेशन से याद रखनी है। ओके तो ये कहलाता है ऋणावेश। शॉर्टकट में इसको ऐसे लिखते हैं हम, नेगेटिव चार्ज। तो कहीं भी आपको ये दिख जाए तो समझ लेना इसका मतलब क्या है, ऋणावेश। ओके और इसका मतलब धनावेश। चलिए आगे चले, मेरे साथ साथ आप लोग नोट जरूर बनाते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। लेकिन देखिए अपनी जो प्रॉब्लम है उसको आप यहीं क्लियर करके चलिएगा, क्योंकि फिजिक्स में एक टॉपिक दूसरे से लिंक होता है। अगर ये प्रॉब्लम यहाँ रह गई आपकी तो वो आगे तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो उसको वहीं क्लियर करिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके और साथ साथ अपनी बुक भी रेफर करते रहिएगा, बुक से भी पढ़िएगा, नोट से भी बनाइएगा, स्लाइड से भी पढ़िएगा। ओके गाइस चलिए आगे चले। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो आधुनिक मत दिए गए हैं, ठीक है, उनमें ये बताया गया है कि जो प्रत्येक द्रव्य होता है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है। पढ़ते हैं ना हम केमिस्ट्री में कि प्रत्येक जो द्रव्य होता है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। और परमाणु किससे मिलकर बना होता है बताइए, पढ़ा होगा आप लोगों ने, किससे मिलकर बनता है परमाणु, परमाणु मिलकर बनता है इलेक्ट्रॉन और नाभिक से। परमाणु में दो ही तो चीजें होती है, एक नाभिक होता है जो उसके सेंटर में होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है जो उसके कक्ष में गति करता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने। इस डायग्राम में देखिए ये कक्ष है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और ये आपका क्या है, ये नाभिक है, ठीक है। और बताइए नाभिक में कौन कौन होते हैं, बताइए नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, दो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नाभिक के चारों तरफ बहुत सारे कक्ष बने हुए रहते हैं, उनमें गति करता है। अब देखिए ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है इनको कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। ओके गाइस कंबाइंड रूप से इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। मतलब न्यूक्लियॉन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, जो नाभिक में होते हैं। अब देखिए ये मैंने बता दिया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। अब आपको अच्छे से पता है कि प्रोटॉन को हम कैसे लिखते हैं, सिंबल के रूप में P+ लिखते हैं, ठीक है। यानी कि प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। भाई प्लस साइन लगाया है तो इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर धनावेश है। इलेक्ट्रॉन को आप कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, ठीक है, इसका मतलब माइनस साइन लगा हुआ है ऊपर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। और न्यूट्रॉन को कैसे लिखते हो, ऐसे। अब बताइए मैंने इसके ऊपर कोई साइन लगाया, ना प्लस है ना ही माइनस है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि न्यूट्रॉन आपका क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। ओके, अब देखिए यदि परमाणु में, अब बताइए कोई परमाणु है वो उदासीन अवस्था में है, कब होगा वो उदासीन अवस्था में, बताइए, थोड़ा सा आप खुद का कॉमन सेंस यूज करिए और ये बताइए कि परमाणु है वो उदासीन अवस्था में कब होगा। अब आपको अच्छे से पता है कि परमाणु में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उसके ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है, नहीं होता ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपके प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर हो जाए, जैसे ये कोई परमाणु है, इसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन हो, तो बताइए ये सब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो पूरा का पूरा परमाणु आपका कैसा होगा, उदासीन होगा। तो उदासीन किस कंडीशन में होगा, जब प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। और उदासीन को हम क्या बोल सकते हैं, अनावेशित भी बोल सकते हैं। भाई अब कोई चार्ज ही नहीं बचा तो बताइए अनावेशित हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, उदासीन को न्यूट्रल भी बोलते हैं। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि उदासीन होने का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होना। अब देखिए हम पढ़ेंगे कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। सुना तो बहुत बार होगा कि भाई ये चीज चालक है, हम कहते हैं कि तांबा है वो चालक होता है, लोहा है वो चालक होता है, कहते हो ना। ठीक है, ये आपका प्लास्टिक का पेन है ये कुचालक है, लकड़ी की टेबल होती है वो भी कुचालक होती है, कहते हो ना। रबड़ भी कुचालक है, ग्रेफाइट कुचालक है, कहते हो ना। तो आखिर ये होते क्या है, मतलब चालक और कुचालक में फर्क क्या होता है, कुछ तो होता होगा। ठीक है, वो ये होता है कि आपको अच्छे से पता है कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश होते हैं। अगर आवेश तो सब में होते हैं, लेकिन अगर किसी पदार्थ में मुक्त आवेश हो यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो, मुक्त मतलब फ्री घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हो, मुक्त हो। ठीक है, तो किसी पदार्थ में यदि विद्युत आवेश का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, उनका मुक्त प्रवाह हो रहा हो या उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे पदार्थ क्या होते हैं, चालक होते हैं। जैसे तांबा, लोहा, इन सब में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, विद्युत के चालक होता है। इसलिए वायर वगैरह में हम ज्यादातर ये तो यूज करते हैं, कॉपर वगैरह का इनका तो यूज करते हैं। कभी देखा है प्लास्टिक का टायर लगाते हुए, प्लास्टिक की तो बॉडी लगाई जाती है ताकि हमें करंट ना लगे, होता है ना। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, तो इसीलिए उसके ऊपर प्लास्टिक की बॉडी लगाते हैं ताकि अगर हम उसको छुए भी तो एक बार हमें झटका ना लगे। ठीक है, लेकिन आप अंदर वाले वायर को मत छू लीजिएगा, आपको झटका लग जाएगा, क्योंकि वो कॉपर के इनके बने होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, आप लोग घर पे ये प्रैक्टिकल बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो चालक समझ में आए, चालक को हम कंडक्टर भी बोलते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर। ठीक है, चालक और कंडक्टर एक ही बात है, इंग्लिश में इसे कंडक्टर कहते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं कुचालक की, जिसे कहते हैं इंसुलेटर। क्या कहते हैं, इंसुलेटर। अब देखिए चालक में तो क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कुचालक क्या होंगे, ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। क्योंकि जब इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे, और धारा जो होती है वो हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से तो प्रवाहित होती है, तो जब धारा ही प्रवाहित नहीं होगी तो कुचालक होंगे, नहीं होंगे, होंगे। और कुचालक के दो नाम और है, विद्युत रोधी भी इन्हीं को ही बोलते हैं, और पैरावैद्युत डाई इलेक्ट्रिक भी इन्हीं को कहते हैं। तो आप तीनों नाम ध्यान रखिएगा, तीनों एक ही बात है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कांच हुआ, प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, ये सब आपके क्या है, इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए मेरे साथ साथ आप लोग नोट जरूर बनाते रहिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमने आवेश जान लिया, भाई आवेश क्या होता है, आवेश के प्रकार भी जान लिए। चलिए अब आवेश के मात्रक की बात करते हैं। अब देखिए मात्रक, विमा, डायमेंशन, ये सब 11th क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल से स्टडी करा है ना। जो सेकंड चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट, उसमें हम लोगों ने इनको बहुत डिटेल से स्टडी करा है, और हम वहां सीख के आ चुके हैं कि कैसे मात्रक निकालते हैं, कैसे विमा निकालते हैं, आती है ना आप लोगों को। चलिए करते हैं। आवेश का मात्रक, मात्रक को बोलते हैं यूनिट, बोलते हैं ना, यूनिट ऑफ चार्ज। पहले तो आप बताइए कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I = Q/T, होता है नहीं होता, भाई विद्युत धारा यही तो होती है। एकांक समय में या एक सेकंड में आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है ना। अब I = Q/T, जहाँ Q क्या है, आवेश, T क्या है, समय, और I क्या है, विद्युत धारा। हमें तो किसका मात्रक चाहिए भाई, हमें तो आवेश का चाहिए ना। तो बस कुछ मत करिए, आवेश का फॉर्मूला निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, इसको क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो Q एक तरफ आ जाएगा और IT एक तरफ चला जाएगा। तो ये है हमारा
आवेश का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू IT। आपको ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला ध्यान है, विमा भी निकाली जा सकती है और मात्रक भी निकाला जा सकता है। चलिए फटाफट बताइए, Q इज इक्वल टू IT है तो इस Q का मात्रक क्या हो गया, I होता है। आप जो विद्युत धारा लेते हो ये 7 मूल राशियों में आती है नहीं आती है, ये भी हम 11th में पढ़ के आ चुके हैं, पढ़ा है ना भाई। 7 मूल राशियां होती है जिनमें करंट भी होती है और समय भी होता है। तो करंट का मूल मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है नहीं होता। थोड़ा सा रिमेंबर करिए, 11th क्लास में पढ़ा है हमने सेकंड चैप्टर में। और समय का मूल मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो बताइए Q का मूल मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकंड। और इस एम्पियर इंटू सेकंड को ही कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, कूलाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलाम, ठीक है। और इसको कैपिटल C से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, कैपिटल C। तो आवेश का मात्रक क्या हो गया, आवेश का मात्रक हो गया कूलाम, ठीक है। इंग्लिश में भी इसको कूलाम भी लिखते हैं और इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं। ओके, तो जहां भी आपको कैपिटल C नजर आ जाए समझ लेना वो आवेश का मात्रक है कूलाम, ठीक है। अब देखिए, चलो हमें आवेश का मात्रक भी पता चल गया, ठीक है। अब देखिए आवेश जो होता है, अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 1 कूलाम की डेफिनेशन चाहिए कि भाई 1 कूलाम कितना होता है, ये 1 कूलाम की क्या डेफिनेशन होती है, तो देखिए डेफिनेशन बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा उसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए, जो आपको चाहिए वो निकालिए। आपको क्या चाहिए बताइए, 1 कूलाम चाहिए, 1 कूलाम। चलिए आपने अभी अभी फॉर्मूला निकाला I इंटू टी, भाई Q तो यही होता है, आवेश इज इक्वल टू होता है धारा इंटू समय। चलिए 1 कूलाम चाहिए, इधर लिख दिया 1 कूलाम, लिख दिया। अब आपको 1 कूलाम चाहिए, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में अगर 1 है तो राइट हैंड साइड में भी भाई 1 ही होना चाहिए ना। तो ये 1 कब बनेगा, जब मैं 1 एम्पियर ले लूं और 1 सेकंड ले लूं। बताओ 1 1 से गुणा हुआ तो 1 एम्पियर सेकंड क्या बन गया, कूलाम बन गया ना। तो बताइए डेफिनेशन इजी हुई नहीं हुई, हुई ना। तो बताइए क्या डेफिनेशन हुई 1 कूलाम की, अब बताओ याद करने की जरूरत पड़ेगी इसको, नहीं। सिंपल यहां से डेफिनेशन बनाइए, यदि किसी पदार्थ में 1 सेकंड में, भाई 1 सेकंड ले रहे हैं तो 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलाम होगा। इजीली बन गई डेफिनेशन। यदि किसी पदार्थ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस पर आवेश का मान कितना होगा, 1 कूलाम होगा। तो यहाँ से आप 1 कूलाम की डेफिनेशन भी दे सकते हैं। तो रटने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और डेफिनेशन बनाना आना चाहिए, क्योंकि आगे हम बहुत सारी डेफिनेशंस बनाएंगे इसी तरह से। चलिए अब देखिए, कुछ आवेश के इस तरह के सिंबल होते हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में दिए जाते हैं, तो उनको आपको किस में चेंज करना होता है, स्टैंडर्ड में। तो आप ध्यान रखिएगा 1 माइक्रो कूलाम, ये जो म्यू है ना इसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो। तो 1 माइक्रो जो कूलाम होता है उसमें 10 की पावर -6 कूलाम होता है। तो जहां भी आपको माइक्रो नजर आ जाए, चाहे से 1 माइक्रो एम्पियर ही क्यों ना हो, ऐसे भी आ जाए, तो आप इसको लिखोगे 10 की पावर -6 एम्पियर। मतलब इस माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, ठीक है। इसी तरह से 1 नैनो, 1 नैनो, नैनो का मतलब होता है, ये नैनो के लिए है, इसका मतलब होता है 10 की पावर -9। ओके गाइज। और 1 पीको, ये जो पी है इसको बोलते हैं पीको। 1 पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12। तो आप ये 3 सिंबल याद रखिएगा। 1 माइक्रो तो 10 की पावर -6 से गुणा करना है, 1 नैनो तो 10 की पावर -9 से, और 1 पीको तो 10 की पावर -12 से। अब यहाँ कूलाम दे सकता है, एम्पियर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। तो आपको तो बस ये पता रखना है कि माइक्रो का मतलब है 10 की पावर -6, नैनो का 10 की पावर -9 और पीको का 10 की पावर -12, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने एमकेएस में तो ये ऐसा ही पद्धति में हमने भाई 3 पद्धतियां पढ़ी है ना 11th क्लास में, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, और एक स्टैंडर्ड पद्धति थी एसआई। तो एसआई में तो आवेश का मात्रक हमने बता दिया क्या होता है, कूलाम। ये तो किस में है, एसआई में, ठीक है। अब सीजीएस भी तो है, तो देखो सीजीएस जो पद्धति होती है उसमें आवेश के जो मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम को शॉर्टकट में लिखते हैं ESU, या ये यहाँ नहीं आके यहाँ आएगा, ठीक है, या फिर फ्रैंकलिन, ठीक है, एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर पढ़ा ये, ठीक है, जिसने दिया था। तो सीजीएस में जो आपका आवेश होता है उसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम, जिसको शॉर्टकट में लिखते हैं ESU इस तरह से, या फिर फ्रैंकलिन होता है, ठीक है। अब देखिए 1 जो कूलाम है, 1 जो कूलाम है उसमें 3 × 10 की पावर 9 ESU होते हैं। तो अगर आपको ESU में मात्रक दे दिया जाए और कूलाम में पूछे तो
3 इंटू 10 की पावर -9 से भाग कर देना। कूलाम को ईएसवी में पूछे तो क्या करना है, 3 इंटू 10 की पावर 9 से गुणा कर देना। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश जो होता है उसका एक मात्रक और होता है, फैराडे कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, फैराडे। ठीक है, ये रहा फैराडे, ये भी साइंटिस्ट के नेम पर ही पड़ा है। ठीक है, तो 1 जो फैराडे होता है उसमें कितने गुलाम होते हैं, 96500। ठीक है, 96500 गुलाम होता है। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आवेश के हमने 3-4 मात्रक देख लिए। चलिए अब आवेश के क्या निकालते हैं, विमा निकालते हैं। विमा निकालना सीखा है ना हमने 11th में। चलिए निकालते हैं आवेश की विमा। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से निकालते हैं। Q इज इक्वल टू क्या है, IT। और जब भी हम विमा निकालते हैं तो विमा मूल राशियों के रूप में निकालते हैं। अब धारा भी मूल राशि है भाई, पता है हमें, समय भी क्या है, मूल राशि है। तो विमा निकालना आसान। धारा की जो विमा होती है उसको लिखते हैं A से, है ना वो 7 मूल राशियां। थोड़ा सा याद करिएगा, याद आ जाएगा। समय की विमा को लिखते हैं कैपिटल T से। तो Q की विमा क्या आ गई, T और A, या फिर 1 पावर लगा दो भाई, 1 है तो। ठीक है, अब देखो विमा को जब हम नॉर्मली लिखते हैं तो MLT के रूप में लिखते हैं। हमने पढ़ा था ना विमीय समीकरण को। अब यहाँ ना तो M है, MLT नॉर्मली इस फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भी फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां होती है वो MLT के रूप में होती है। और बाकी की जो 4 बच गई भाई, ये तो है द्रव्यमान मास, ये है लेंथ लंबाई, ये है समय। अब बाकी 3-4 राशि और बच गई ना, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, विद्युत धारा है, ताप है। तो इनको हम इसके आगे लिखते हैं। अब यहाँ ना M है ना L है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको पूरी फॉर्म में, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1, A की पावर 1। ये हो गया हमारा आवेश का विमा। और विमा क्या है इसकी, 1 या 0011। ठीक है, क्योंकि आपको पता है M की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, मैथ्स में एक्सेप्शन भी होता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, 1 होता है। तो इन दोनों का मान 1 होगा, तो 1 से इनको गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इसकी विमा क्या हो गई, ये हो गई। बताइए, विमा भी आसान है ना। और ये रही 1 कूलाम की डेफिनेशन, जो मैं आपको अभी पढ़ा चुकी हूँ कि 1 कूलाम की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, अब देखिए गाइस, आज हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया। आज हम लोगों ने पहले वैद्युतिकी जाना, वैद्युतिकी के प्रकार जाने। फिर हमने क्या स्टडी किया, आवेश के बारे में किया, भाई आवेश क्या होता है। फिर आवेश के मात्रक निकाले। ठीक है, उसके बाद में इसकी विमा निकाली, 1 कूलाम की डेफिनेशन दी। तो अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, यानी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में अंग्रेजी विषय में द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी व कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान विषय में विद्युत क्षेत्र वैद्युतिकी। बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अर्थशास्त्र विषय में स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था भाग 1 व कक्षा 12 में अंग्रेजी विषय में कंपोजिशन स्पीच। बच्चों हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन व मिशन ज्ञान, तथा इस कार्यक्रम के तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पिरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, अपना सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कोई सुझाव आता है या आपको किसी भी तरह की शंका है तो हमें ईमेल एड्रेस और ऑफिस के एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और ऑफिस का एड्रेस है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।